गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हिंदी में इसको कहते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी अगर मैथमेटिक्स का सेक्शन है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं वहां भी मेंसुरेशन से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो समय खराब नहीं करूंगा कि कहाँ कहाँ ये पूछा जाता है, आप सब जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। मैं शुरू करता हूँ कि मेंसुरेशन को एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हम इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस तक भी जाएंगे इसमें। तो ध्यान रखना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल, जहां से हम इसको सीखना शुरू करते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है, क्षेत्रमिति होती क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, दो शब्द हैं आपके पास यहाँ पर, क्षेत्र एंड मिति। यानी क्षेत्र होगा कोई भी, उस क्षेत्र को हम मापते होंगे, ठीक है, और उसी माप का जो कैलकुलेशन होगा, कभी लंबाई कभी चौड़ाई, ठीक है, कभी ऊंचाई, जो भी है उन सब माप जो मेजरमेंट्स होंगी हमारी, उसी को हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट से हम सीखते हैं कि क्या और किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन का जो पहली स्लाइड में आप देख रहे हो कि मैं मेंसुरेशन में शामिल करूंगा क्या क्या, टू डायमेंशन फिगर और थ्री डायमेंशन की फिगर। टू डायमेंशन का मतलब क्या है, देखिए, दो डायमेंशन अगर किसी भी फिगर का, फिगर मतलब आकृति, आकृति कौन सी वाली आकृति होंगी आपके पास। टू डायमेंशन का मतलब, दो का मतलब आप जान गए हो कितना होगा, दो आयाम होंगे। आयाम का मतलब क्या होगा, देखिए कि आपके पास जैसे मान लो अगर आपने ये बोला है कि एक तो लंबाई हो सकती है उसकी, और एक क्या हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। सीधी सीधी बात मैं अगर कहूं तो द्विआयामी वो होती हैं जिसमें हम किसी जगह का क्षेत्रफल अगर मापते हैं या फिर कोई परिमाप मापते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, लेंथ और ब्रेथ की आवश्यकता पड़ेगी। उन सभी फिगर, उन सभी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो मेंसुरेशन के दो पार्ट हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। पहला पार्ट है हमारा टू डायमेंशन और दूसरा पार्ट है हमारा थ्री डायमेंशनल। तो तीन डायमेंशंस की आकृतियां कौन कौन सी बनेंगी। डायमेंशन का मतलब आप जान चुके हैं, आयाम होता है। तो आयाम का मतलब क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर लेंथ होगी, यानी लेंथ का मतलब आप सब जानते हैं लंबाई, ठीक है। तो इतना सा अंग्रेजी तो आप सब समझते होंगे। अगर मैंने यहाँ लेंथ लिख दिया तो इसका मतलब होगा लंबाई। ब्रेथ का मतलब होगा चौड़ाई, ठीक है। तो इस वर्ड को भी आप याद कर लो, चौड़ाई। अगर आगे मैं कभी भी ब्रेथ बोल दूं तो इसका मतलब आप समझ जाना, इसका मतलब होगा चौड़ाई, ठीक है। और हाइट का मतलब आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है ऊंचाई। तो अगर हमारे पास किसी फिगर में तीन आयाम मिल जाएं तो उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशन, ठीक है। थ्री डायमेंशन की फिगर बोलेंगे उसको, यानी तीन आयाम की आकृति बोलेंगे। तो मेंसुरेशन में हमारे पास दो पोर्शन रहेंगे, पहला रहेगा टू डायमेंशन और दूसरा रहेगा थ्री डायमेंशन। आज हम बेसिकली बात करेंगे टू डायमेंशन से होते हुए और फिर हम चलेंगे लास्ट में थ्री डायमेंशन की आकृतियों पे। बट मैं अभी अगर आपको बात करूं कि टू डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ दो चीजें हम सोल्व करने वाले हैं, पहली लेंथ एंड द सेकंड वन इज ब्रेथ, और इनसे मिलकर जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं की हम बात करेंगे टू डायमेंशन में। तो देखिए, सबसे पहले टू डायमेंशन में हम क्या क्या फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे पहला पेरीमीटर एंड द अदर वन इज एरिया। एरिया और पेरीमीटर जो जो पूछे जाते हैं हमसे, वो सब टू डायमेंशन की फिगर्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आप ये समझना कि द्विआयामी जो भी आकृतियां होंगी उनके परिमाप और क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर है ये बातें। अब उसके बाद जो थर्ड बात जो अगली बात आती है वो है हमारे पास थ्री डायमेंशंस। तीन डायमेंशन में हमारे पास आ जाता है एक तो सरफेस एरिया एंड एक आता है उसका वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है ये हम थ्री डायमेंशन में जाके समझेंगे। फिलहाल एक छोटा सा हिंट समझना कि जैसे मान लो अगर मैं कोई सीधा सीधा ये बात करूं कि जैसे मान लो मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स की आकृति या तो घनाभ है या घन है। जैसे मान लो इस तरीके से है एक बॉक्स, ठीक है, और अब इस बॉक्स की हमारे पास यहाँ पर छह सतह अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इस जो छह सतह अलग अलग हो गई हैं, इनके सतह का जो
क्षेत्रफल होगा उसको हम सरफेस एरिया बोल देंगे। और अगर जैसे मान लो ये ठोस भरा हुआ है या खाली भरा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम मतलब इसको हम हिंदी में बोले तो आयतन, ठीक है, ये होता है हमारा आयतन। और सरफेस एरिया का मतलब होता है, अ, अगर हम सरफेस एरिया को हिंदी में लिखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आप ये सब जानते हैं। तो इतना सा समझना कि सरफेस एरिया मतलब किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा होगा, किसी एक का पूछ रहा है, टोटल भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर लेटरल सरफेस का पूछ सकता है, मतलब चार दीवारों का पूछ सकता है, या फिर वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हमें हाइट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए तीन डायमेंशन में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, लेंथ होती है, एंड द अदर वन इज ब्रेथ, एंड द थर्ड वन इज हाइट। तीन डायमेंशन होंगे तो इसका मतलब हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बातों की बात कर रहा है, ठीक है। अगली अगर मैं देखूं कि हम टू डायमेंशंस फिगर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए टू डायमेंशन फिगर में हम पहला फिगर पढ़ेंगे ट्राइंगल, दूसरा फिगर पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, एंड द थर्ड वन इज सर्कल, एंड द लास्ट वन इज पॉलीगन। देखिए ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। सब लोग ये जानते होंगे कि ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, और त्रिभुज क्या होती है इन चीजों को हम आज ही समझ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, देखिए कॉर्ड अगर एक ये रूट वर्ड है, इस कॉर्ड का मतलब होता है चार, ठीक है, तो इसका मतलब होता है फोर। और फोर का मतलब ये चतुर्भुज होगा, लेटरल मतलब जिसके चार सतह हो, यानी चतुर्भुज, ठीक है, इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटर। इसके बाद में सर्कल, सर्कल आप सब जानते हैं वृत्त होता है, इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। और पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, बहुभुज, ठीक है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। तो ये देखिए सबसे पहले त्रिभुज को पढ़ेंगे हम थेरली, आज ही की क्लास में देख लेंगे त्रिभुज क्या होता है, किस तरीके से त्रिभुज को हम बांट सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। यहाँ पर चतुर्भुज की बात करेंगे, जब हम चतुर्भुज की क्लास करेंगे यानी क्वाड्रिलेटरल की क्लास करेंगे, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स को पढ़ सकते हैं, जैसे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, ट्रेपेजियम हो सकता है, या फिर कोई पैरेललोग्राम हो सकता है, या कोई रोम्बस हो सकता है, या फिर सीधा सीधा कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बिना कोई स्केलन क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हम क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में करेंगे। तो अभी आप इसको मोटे मोटे तौर पे ये देखिए कि टू डायमेंशंस फिगर, ठीक है, टू डायमेंशंस फिगर क्या होती हैं, वो होती है एक तो ट्राइंगल त्रिभुज हो सकती है, यानी तीन भुजाओं की हो सकती है, ठीक है, चार भुजाओं वाली हो सकती है, या फिर यहाँ पर चार से ज्यादा भुजाएं होंगी, तो सब मतलब देखिए बहुभुज में आपके पास ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब आते हैं, लेकिन बहुभुज को हम अलग से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार एंगल्स और साइड्स का सम या फिर डायगोनल्स का टोटल पूछ लेता है कि कितने डायगोनल्स होंगे इस बहुभुज में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ करने वाले हैं हम पॉलीगन में, तो इसको एक अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। खैर सर्कल की बात करो तो सर्कल आप जानते हो कि यहाँ पर कोई साइड नहीं होती, ठीक है, ये एकदम कर्व होता है, गोल होता है, यहाँ से यहाँ पर आपके पास रेडियस मिलेगी और ये आपके पास सरकमफ्रेंस मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल में करेंगे हम इंडिविजुअल, पर्सनली हम ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल एंड पॉलीगन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ट्राइंगल से कि ट्राइंगल क्या है। तो उससे पहले मैं ये जान लेता हूं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो पेरीमीटर का हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे हम परिमाप, ये याद कर लो, परिमाप कहते हैं किसको हिंदी में, पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, ठीक है। पहली बात, अब ये पेरीमीटर है क्या, जैसे मान लो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है ए, बी और सी और ये डी, ये अगर मेरे पास एक आयत है, इस आयत को, ये आयत है मेरे पास मान लिया आयत, इस आयत ए बी सी डी का अगर मुझे परिमाप ज्ञात करना है तो मैं यहां से, जैसे मान लो ये मेरी लेंथ है और ये मेरी ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब आप जानते हो चौड़ाई होती है, ठीक है, तो ये आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई, ठीक है। अब आप बात समझना, पेरीमीटर का मतलब मैं ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है उसको बी से लेकर सी तक की लेंथ में ऐड कर दूं, फिर ऐसे ही आगे चलता रहूं सी प्लस डी और डी प्लस ए। तो कहने का मतलब पेरीमीटर होता क्या है,
सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी फिगर हो, किसी भी आकृति का, सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। यानी उसकी बाउंड्री, इसको एक अलग शब्द अगर हम दें तो बाउंड्री भी कह सकते हैं, बाउंड्री को भी हम क्या कह सकते हैं, परिमाप कह सकते हैं। यानी इसकी बाउंड्री जो है, अगर मान लो ये खेत है, ठीक है, और इस खेत के अगर हमें चार दुआरी करनी है तो हमें क्या निकालना है, इसका बाउंड्री निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसकी परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर कोई कहता है, ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं आता है कि खेत के चारों ओर तारबंदी करनी है तो तार की लंबाई पूछे अगर, तो वो आप समझ जाना कि वो आपसे पेरीमीटर जानना चाहता है, ठीक है। बट अगर उसी में, उसी रेक्टेंगल में अगर हम बात करें, जैसे मान लो वही है आपके पास आयत, कौन सा, ए बी सी डी, और उस एबीसीडी आयत में या उस एबीसीडी खेत में आपके पास अंदर जो ये स्पेस है, ये जो घास लगी हुई है आपको चित्र दिख रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये जो क्षेत्र है, इसी को आप क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो इसने कितनी जगह घेर रखी है उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल और परिमाप, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया कि क्या परिमाप होता है और क्या क्षेत्रफल होता है। एरिया को हिंदी में हम क्षेत्रफल कहते हैं, इतनी बात आप समझ लेना। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वो है हमारा ट्रायंगल। यानी हम यहाँ पर हमारे एग्जाम में ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, ट्रायंगल को हिंदी में हम कहते हैं जी त्रिभुज। तीन भुजाओं की बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है। त्रिभुज आप सब जानते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री साइडेड एनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। यानी तीन भुजाओं की बंद आकृति। देखिए इस शब्द का कोई मतलब है, ठीक है, इस शब्द का मतलब है एनक्लोज्ड, मतलब बंद होनी चाहिए। फिगर कैसी होनी चाहिए, बंद, बिना, जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे एक वो बना दिया, ठीक है, तो क्या एक, एक, दो और तीन, ये साइड तो होगी लेकिन यहाँ बंद नहीं हो पाई, और बंद नहीं हो पाई तो ये क्या नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखना। एंड सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, तीन भुजाओं की कोई भी बंद आकृति अगर मिले आपको, तो ये मान के चलना उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये मोटी मोटी दो बातें थी जो मैंने आपको बता दी। खैर चित्र देखिए आप क्या है त्रिभुज का। मान लेते हैं मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें एक साइड तो ये हो गई हमारी, एक साइड ये हो गई हमारी, और एक साइड ये हो गई, और तीनों एक दूसरे को क्लोज कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज है, पहली बात। अब मैं जैसे मान लो इसको लिखना सीखता हूँ, सबसे पहले मैंने कहा आपको कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपको बिल्कुल एकदम ये मान के चलूंगा कि आपको ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं आता, आपने आज ही जानना शुरू किया है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो देखिए अगर मुझे ही सिखाना है आपको सब कुछ, तो आप ये समझ के चलिए कि इनको कहते हैं हम शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं। ये जो ए है, बी है एंड सी है, इनको शीर्ष हिंदी में और इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टाइसिस अगर मैं देखता हूं तो इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ए के सामने वाली जो साइड होती है, अगर इस साइड को डिनोट करवाएं तो स्मॉल ए से, ए के सामने स्मॉल ए एंड बी के सामने वाली साइड जो ये है ए सी, इसको हम स्मॉल बी एंड सी के सामने वाली स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप कि अगर शीर्ष को डिनोट करते हैं हम, अगर शीर्ष के ऊपर यहाँ लिखना है पी क्यू आर एस या एक्स वाई जेड त्रिभुज, ठीक है, तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े एबीसीडी से लिखेंगे। और जो साइड होती है, साइड जो होती है यानी भुजाएं जो होती हैं, ठीक है, उन भुजाओं को हम हमेशा बड़े ए के सामने छोटा ए, बड़े बी के सामने छोटा बी, और बड़े सी के सामने वाली भुजा छोटी सी होती है। यानी इतनी बात आपको जाननी है सबसे पहले, ठीक है। ये काम आएगी जब क्वेश्चंस में हमें खुद को चित्र बनाना पड़े, तो उस समय बहुत काम आती है ये चीजें। चलिए इसके बाद में हम सीखते हैं कि इसका सबसे पहला पॉइंट था कि थ्री साइडेड एनक्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, मतलब किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं बंद होनी चाहिए, अगर बंद नहीं है तो नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले तो इस टॉपिक को समझाऊंगा, फिर दूसरी बार इस टॉपिक को समझाऊंगा कि तीन भुजा बंद होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला रूल इसमें ये है
कि कोई भी त्रिभुज की तीन भुजाएं बंद तभी हो सकती हैं जब उसकी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा हो, यानी तीसरी भुजा से बड़ा हो। यानी कोई भी एक त्रिभुज है, मान लो ये अगर आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, तो उसकी ए और बी इन दोनों साइड्स को अगर हम जोड़ दें तो ये सी से बड़ा होना चाहिए इनका योग, पहला नियम ये है, ठीक है। अब इसी तरीके से बात वही है, कोई भी दो साइड बोल रहा है तो इसका मतलब अगर मैं बी प्लस सी करूं तो फिर बी प्लस सी का भी टोटल किससे ज्यादा होना चाहिए, ए से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात अगर मैं करूं तो मेरे पास ये भी होना चाहिए कि अगर मैं सी प्लस ए का करूं टोटल तो वो भी किससे ज्यादा होना चाहिए, बी से होना चाहिए। यानी मेरे पास जो पहली बात है वो बात समझने की ये है कि कोई भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या रहा हमारा, आज का पहला पॉइंट क्या रहा, वो ये है, हिंदी में लिख रहा हूं, कोई भी दो भुजाओं का कोई भी दो भुजाओं का कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी तीसरी भुजा से अधिक अधिक होता है। और उसके बाद जो दूसरा नियम आएगा अपने पास, ये पहला आपने समझ लिया है। दूसरा नियम ये है कि कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, अगली बात करूं, तो जैसे मान लो मैं ए और बी के बीच का डिफरेंस अगर देखूं तो ये हमेशा कम होना चाहिए किससे, सी से। तो फिर ये सब में ही लागू हो जाएगा कि अगर मैं बात करूं बी माइनस सी की तो फिर वो किससे कम होना चाहिए, वो ए से कम होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं सी माइनस ए की तो फिर वो बी से कम होना चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट जो सीखना है हमें त्रिभुज का, वो ये सीखना है, कोई भी कोई भी दो भुजाओं का कोई भी दो भुजाओं का अंतर अंतर कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए या होता है, कम होता है, इतना लिख लो, ठीक है। इन दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझाऊंगा इन दोनों बातों को। इन दोनों बातों को इस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे मान लो मैंने एक ये त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, और इस त्रिभुज का मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये त्रिभुज बन गया ए बी एंड सी। अब मैंने ये कहता हूं कि मान लो ये आपके पास तीन है, ये आपके पास चार है और ये आपके पास पांच है। तो अब आप देखिए, अगर आप करते हैं तीन प्लस चार, तो बताइए मुझे क्या ये बड़ा है पांच से, बिल्कुल, ये सात है ये पांच है तो सात बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर आप कुछ तीन चार पांच में कुछ और करके देखते हैं, चार प्लस पांच, तो क्या ये आपका बड़ा है तीन से, बिल्कुल, पांच और चार नौ बड़ा है तीन से। अगली बात अगर देखते हैं आप, तो तीन प्लस पांच, क्या ये बड़ा है आपका चार से, तो बिल्कुल आठ बड़ा है चार से। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो देखिए, तीन और चार का जो डिफरेंस है, यानी चार माइनस तीन का जो डिफरेंस है वो कम है किससे, पांच से। और पांच और तीन का जो डिफरेंस है वो भी कम है किससे, चार से। और इस तरीके से अगर अगला भी करके देखना चाहो आप तो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पांच माइनस चार, तो वो भी कितना है, कम है किससे, तीन से। यानी ये मान के चलना, पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वाले पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जब क्वेश्चन सीरीज उठाएंगे तो उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलना, इसी को बेसिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स अगर आपका मजबूत है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकंड्स में हल कर सकते हैं। अगर बेसिक्स ये नहीं सीखोगे आप, इन पॉइंट्स को अगर आप आगे स्किप करके जाओगे तो कंफर्म बात है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और फिर आपका हमेशा वही रहेगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूँ, समय पर क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से देखते हुए चलना है। क्या कहा हमने, जैसे मान लो अगर हमसे ये बोला जाए कि सिंपली अगर हमसे ये बोला जाए कि एक त्रिभुज है,
कि मान लो एक त्रिभुज है, उसकी पहली साइड है हमारे पास, मान लो एक त्रिभुज की पहली साइड है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा अगर हमसे ये पूछा जाए। और अगर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दिया हिरोन का और शुरू हो गए आंसर ज्ञात करने के लिए, तो वो एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए 2 और 3 कितना बनता है, इन दोनों का टोटल 5 है, और जबकि थर्ड साइड कितनी है, 5 है। तो ये एक त्रिभुज बन ही नहीं सकता, यानी ये क्लोज्ड फिगर बनेगा ही नहीं। और जब क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा तो इसका कंफर्म बात है आप इसका एरिया भी नहीं ज्ञात कर सकते, यानी ये ट्रायंगल नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि क्या ये ट्रायंगल है, और ये अगर ट्रायंगल है तो ही इसका क्षेत्रफल या परिमाप आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रखिए। खैर इन सब बातों को हम क्वेश्चंस में शामिल करेंगे। हम अगली बात देखते हैं कि क्यों किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उस बात को भी हम अगर हम यहाँ समझें, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया हूँ ए बी एम सी। तो मैं एक छोटा सा बेसिक्स जानना चाहता हूं इसके लिए, और वो बेसिक्स ये है, क्या ये दो समांतर लाइनें अगर एक तीसरी त्रियक रेखा अगर इन दोनों समांतर लाइंस को, लाइन 1 एंड लाइन 2 को अगर काटती है ये एक त्रियक रेखा, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अब मैं पेन दूसरा लेके दिखा दूं आपको। आप मुझे सिंपली ये बता सकते हैं कि क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये देखो जेड जैसी आकृति ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर खंड के कोण है, आंतरिक एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। एक इतनी सी बात जानिए, अगर ये एक्स है तो फिर ये भी कितना है, एक्स है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो आप ये भी जान जाओगे कि क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए मैं इस बीसी के समांतर एक लाइन बनाता हूं यहां पर पैरेलल। ठीक है, तो अब मैं ये एक लाइन ऐसे आप समझ गए होंगे, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा ये एंगल कितना था, एक्स था, और ये मेरा वाई है, और ये वाला एंगल जेड है। इनका माप लिख दिया मैंने एक्स वाई और जेड। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी मैंने इसी के समांतर ये लाइन बनाई है, तो पक्की बात है ये वाली जो है त्रियक रेखा बन गई है यहाँ ऐसे। और ये अगर त्रियक रेखा बन गई है तो अब आपको ये देखना है, और हाँ ये देखना है आपको कि अगर मैं बात करूं ये z है यहाँ पर, तो इस z का वैल्यू ये इस तरीके से देखो, इस तरफ दिख रहा है आपको ये ऐसे, यहाँ पर ये वाला एंगल भी z होगा। और अगर मैं इस तरफ देखूं तो इस तरफ आपके पास ये जो y है, ये y यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर होगा। अब आपको ये तो पता है कि अगर ये सीधी रेखा है तो ये वाला कोण 180 डिग्री होता है। यानी आपके पास यहाँ पर अगर आप चेक करो तो x y एंड z, ये तीनों का सम ये कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये z यहाँ था और y यहाँ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। मुझे ये लगता है कि आपको ये पहली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला हमारे पास है बांटने का पैटर्न बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स का मतलब है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल हमारे पास बेस्ड ऑन साइड्स होते हैं। और तीन ट्रायंगल हम बात करते हैं किसमें, बेस्ड ऑन एंगल्स में। कैसे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मैं इन सब के आपके पास यहाँ पर हिंदी में लिखकर दिखा रहा हूँ। इक्विलेटरल का मतलब होता है भाई सम बाहु, इनको अलग से पढ़ेंगे हम डिटेल वाइज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इतना बात आप समझ गए हैं। आइसोस्केल्स का मतलब होता है, आइसोस्केल्स का मतलब होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, और त्रिभुज आगे लगना ही है। और स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु, विषम बाहु।
तो आप ये जान चुके हैं अच्छे से कि आपके पास ट्राइंगल दो तरीके से आप बांटेंगे। पहला टाइप होगा आपके पास बांटने का बेस्ड ऑन साइड्स एंड द अदर वन इज बेस्ड ऑन एंगल्स। यानी यहाँ पर एंगल का मतलब होता है कोण, तो यहाँ पर कोणों के आधार पर बांटा है आपने। पहला आपने भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। इस बात को समझ लेना कि कोणों के आधार पर हम अगर बात करें तो एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। जहां 90 डिग्री से कम होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और राइट एंगल का मतलब होगा समकोण, या आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं, यानी समकोण, समकोण त्रिभुज जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज जो शब्द है इसका मतलब होता है अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से बड़ा होगा कोई भी एक कोण तो उस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये लगता है कि आपने ये जान लिया है इतना सा बेसिक कि त्रिभुज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के टाइप्स जो होते हैं हमारे पास वो दो टाइप से हम बांट सकते हैं त्रिभुज को। पहला हम साइड्स के हिसाब से बांट सकते हैं और दूसरा हम कोणों के आधार पर बांट सकते हैं। तो अगर हम साइड्स के आधार पर बांटते हैं तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है। और अगर कोणों के आधार पर बांटते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज है। तो अब बात समझ लेना, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में आपको इतना समझना है कि समान बाहु यानी तीनों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, हम इनको अलग से पढ़ेंगे एक एक को। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होगा समान दो भुजाएं, और विषम बाहु यानी विषम है, कुछ भी समान नहीं है, तीनों साइड्स अलग अलग है, उसको हम स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर कोणों के आधार की बात करोगे तो न्यून कोण किसको कहते हैं, आप जानते हो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। तो तीनों कोण अगर न्यून कोण हुए तो हम कह देंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण हो सकता है, ध्यान रखना एक से ज्यादा समकोण नहीं होगा क्योंकि टोटल भी तो 180 होना है। तो एक 90 हो गया तो बाकी दोनों का टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, यानी एक कोण अगर समकोण है तो उस त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आगे देखेंगे इस चीज को। उसके बाद अगर हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज की तो कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सभी त्रिभुजों को बेसिक से समझेंगे वन बाय वन, जहां हम स्टार्ट करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और फिर स्केलर ट्राइंगल। इन सभी के परिमाप और क्षेत्रफल को हम विस्तार से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी और ये बेसिक्स जानना बहुत जरूरी था। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेने से पहले अगर हम उसका बेसिक्स अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम किसी भी बड़े क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।